नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और तैयारी धूमधाम से कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते थे उनको सारे को कवर कर लिया है। इससे पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम, इससे पहले हमने नर्वस सिस्टम और डाइजेशन सिस्टम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। आज हम एक नया चैप्टर लेके चलेंगे जिसका नाम है एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। यहाँ पे भी दोस्तों तंत्र की बात हो रही है यानी सिस्टम की बात हो रही है। सिस्टम जहां भी लगा होगा वहां पे आपको सतर्क हो जाना है कि किसी एक विशेष अंग की बात नहीं होगी। यानी ये पूरा उत्सर्जन करने में जितने भी अंग की आवश्यकता होगी उन सारे अंगों के बारे में हमें जानकारी लेनी है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन होता क्या है। इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। इससे पहले एक चीज आपको समझना पड़ेगा। आपने कभी जूस पिया है? जरूर पिया होगा। ऐसे तो हो नहीं कि इतने बड़े हो गए और जूस नहीं पिया हो। मौसम्मी का उस पे मत जाना, उस जो डायलॉग फेमस हुआ था। देखिए, आप जब जूस पीने जाते हैं तो ऐसा मशीन होता है ऐसे कुछ होता है। यहाँ पे निकलेगा आपका जूस और फिर इधर एक ऐसा प्रोडक्ट होता है, इधर निकलेगा आपका वेस्ट और यहाँ पे आप डालेंगे संतरा का, मौसम्मी का नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आप संतरा का फल डालेंगे छिलका हटा करके और इसके बाद यहाँ पे रख देंगे। अब जब हैंडल घुमाएंगे, यहाँ पे एक हैंडल होता है, इस हैंडल को जब घुमाएंगे ऐसे तो जूस निकलेगा इस गिलास में, जूस निकलेगा इस गिलास में। और इसके बाद जो इसका वेस्टेज होगा, जो हम पीते नहीं है बाहर की तरफ निकाल देते हैं, वो साइड में गिरेगा डस्टबिन में। कहाँ गिरेगा? डस्टबिन में। तो दोस्तों एक चीज आपको ध्यान दे रहा होगा, इसी तरह हमारी बॉडी है, ये हमारे मान लेते हैं हमारी बॉडी है। क्या है? बॉडी। बॉडी क्या करती है? ये बाहरी वातावरण से क्या लेती है? ऑक्सीजन, फूड और वाटर वगैरह सारे लेती है और डाइजेस्टेड करने के बाद हमारी जो पोषक तत्व होता है उसको ब्लड में मिला देती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे शरीर में उसको बाहर निकालने का काम करती है। यहां तक समझ में आया? ठीक ऐसे ही इसको मिटा देता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं। डस्टर है मेरे पास, थोड़ी गीला हो गया है, डस्टर है मेरे पास लेकिन गीला हो गया है, इस वजह से इसको यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पानी पानी हो जाएगा, पानी पानी। ठीक है दोस्तों, तो उत्सर्जन होता क्या है? जैसे हमने इस मशीन का एग्जाम्पल देकर के बताया कि हमारे शरीर में पानी, भोजन और तमाम प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है और वो हम लेते भी हैं और लेने के बाद जो उसमें से यूजफुल चीजें होती हैं वो तो हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर उसको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, परंतु कुछ अपशिष्ट होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, जो हम हमारे शरीर के लिए एक प्रकार के वेस्ट हैं, उन वेस्ट को हम बाहर निकाल देते हैं। यहां तक क्लियर होगा? तो वो जो बाहर हम निकालते हैं, वो प्रक्रिया जो होती है बाहर निकालने की, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन कहलाती है। यहां तक क्लियर हुआ? यदि परिभाषा की बात करें दोस्तों, उत्सर्जन के परिभाषा जानने से पहले सबसे हमें जानना पड़ेगा कि मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी क्या होती है। क्या होती है मेटाबॉलिज्म? इसको हिंदी में कहते हैं उपापचयी क्रियाएं। अब ये दोस्तों मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती क्या है? हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं जिसके अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, सर्कुलेशन और फिल्ट्रेशन वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें जो हमारे शरीर के अंदर होती हैं उन सारी एक्टिविटी को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, या हिंदी में कहते हैं उपापचयी क्रियाएं। यदि मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी की बात करें तो यह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एनाबॉलिक
और दूसरा होता है कैटाबोलिक। एनाबोलिक में क्या होता है दोस्तों, दो छोटे छोटे, दो या तीन, दो से अधिक छोटे छोटे जो अणु मिलकर के एक बड़े अणु का निर्माण कर देते हैं जब शरीर के अंदर, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, एनाबोलिक कहलाती है। जबकि कैटाबोलिक में क्या होता है, एक बड़ा जो अणु या बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो, वो टूट करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, कैटाबोलिक कहलाती है। तो दोस्तों यही जो रिएक्शन होता है एनाबोलिक और कैटाबोलिक, यही प्रोसेस क्या कहलाती है, मेटाबॉलिज्म कहलाती है, मेटाबॉलिज्म कहलाती है। ये हमारे शरीर में होता है, जैसे ग्लूकोज का बनना, अमीनो एसिड का टूटना, अमोनिया का निर्माण होना, ये सारी क्या कहलाती है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी तो है। इसमें कुछ एनाबोलिक होंगी, कुछ कैटाबोलिक होंगी। तो दोस्तों एनाबोलिक और कैटाबोलिक में यही डिफरेंस है। और मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी यानी इसको हिंदी में कहते हैं उपापचयी क्रियाएं। तो हमारे शरीर में, अब डिफिनेशन यहां पे आपको समझ में आएगी। हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी यानी उपापचयी क्रिया होने के बाद जो अपशिष्ट बचता है, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, उसको बाहर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। समझ में आया? फिर से एक बार बताता हूं। हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी यानी उपापचयी क्रिया होने के बाद जो अपशिष्ट बचता है, जिसका यूज हमारे बॉडी में नहीं है, तो उस अपशिष्ट को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। यहां तक क्लियर है? और वे अंग जो इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उस अंग को कहते हैं उत्सर्जन अंग। यहां तक भी क्लियर है? यानी उत्सर्जन में जो जो अंग भाग लेते हैं, उस अंग को क्या कहते हैं, उत्सर्जन अंग। और ये जो सारे सिस्टम, जो सारे चेन बन जाता है अंगों का, उससे क्या कहलाते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यदि बात करें दोस्तों उत्सर्जी अंग के, तो हमारे शरीर में कितने उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं? पहला है लंग। अब कहेंगे लंग कैसे है, तो ये हमारे शरीर में जो गैस होती है, अनवांटेड गैस, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसको कहां निकालता है, बाहर निकालता है। कौन निकालता है? लंग। तो इस प्रकार से लंग एक उत्सर्जन अंग की तरह काम करेगा। दूसरा है स्किन। स्किन यानी त्वचा। यह हमारे शरीर से पसीना निकाल देता है, और पसीना हमारे लिए यूजफुल नहीं है, इस वजह से पसीना निकाल देता है कौन? स्किन। इस वजह से स्किन भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। तीसरा बात करें, लीवर यानी यकृत। दोस्तों ये जो लीवर है, यकृत है, यह भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। ये क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। किसमें बदल देता है? यूरिया में। और यूरिया भी एक प्रकार का अनवांटेड सब्सटेंसेस है, जो हमारे शरीर में एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह काम करता है। अब बात करें चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है किडनी। किडनी को कहते हैं वृक्क। और यह क्या करता है, यूरिया को किसमें कन्वर्ट कर देता है, यूरिन। यूरिन यानी पेशाब में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो चारों अंग हैं दोस्तों, हमारे शरीर में एक उत्सर्जन अंग की तरह काम करते हैं। यदि बात करें सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जन अंग की, तो सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जन अंग कौन है? किडनी। कौन है? किडनी। यहां तक क्लियर है? सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? किडनी। ये क्या करता है, यूरिया को यूरिन यानी पेशाब में कन्वर्ट कर देता है, और हमारे शरीर में जितने भी लिक्विड वेस्ट होते हैं उनको बाहर निकाल देता है। अब किडनी जानने से पहले, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि यूरिया जो होता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो बनता कहाँ से है और उसका निर्माण कहाँ से होता है। इसके बाद ही तो हम जानेंगे कि यूरिया का फिल्ट्रेशन कैसे होता है। चलिए अब हम जानते हैं कि यूरिया बनता कैसे है।
हमने डाइजेशन सिस्टम में एक चीज पढ़ा था दोस्तों कि कैसे कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होने के लिए उसको किस फॉर्म में टूटना पड़ेगा, ग्लूकोज में। यहां तक क्लियर है। इसके बाद यदि फैट का पाचन करना हो तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फैटी एसिड में। और वैसे ही प्रोटीन का पाचन करने के लिए उसको किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, प्रोटीन का पाचन करने के लिए उसको किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, अमीनो एसिड में। किसमें, अमीनो एसिड में। यहां तक क्लियर है। अब विटामिन की बात करें, विटामिन एक ऐसा पोषक तत्व है जिसको पाचन करने की कोई जरूरत नहीं होती है। वो छोटे छोटे खुद ही इतने सिंपल फॉर्म में पाए जाते हैं, इनको खाने के बाद उनका डाइजेशन तुरंत ही शुरू हो जाता है। इस वजह से इनको किसी प्रकार के पाचन की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि प्रोटीन को, फैट को और कार्बोहाइड्रेट को पाचन की जरूरत पड़ती है। अब मैं इन सबको बता क्यों रहा हूं, क्योंकि दोस्तों जो ये प्रोटीन होता है, प्रोटीन का जब पाचन होता है जो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, इसी अमीनो एसिड से एक पदार्थ बनता है जिसका नाम है अमोनिया। क्या नाम है, अमोनिया। इसका क्या नाम है, अमोनिया। यहां तक आपको समझ में आ गया। यानी इसी से, अमीनो एसिड से क्या बनता है, अमोनिया। अब हम यदि डायग्राम की बात करें या फ्लो चार्ट की बात करें, फ्लो चार्ट बना देता हूं दोस्तों, फ्लो चार्ट बना देता हूं तब आपको और समझ में आएगा। हाथ से मिटाना अच्छा नहीं लग रहा है ना, चलिए कल से मिटाएंगे। देखिए प्रोटीन होता है, इसको मिटा दूं क्या, ठीक है मिटा देता हूं। अरे अपना हाथ ही तो इरेजर है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया कैसे होता है। जो प्रोटीन होता है, ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना, जो प्रोटीन होता है जब उसका पाचन करते हैं तो पाचन में इस छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है। और वो पीसेस किसका होता है, अमीनो एसिड का। एसिड किसका होता है, अमीनो एसिड में। अब यही अमीनो एसिड क्या होता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। किसमें कन्वर्ट हुआ, अमोनिया में। और ये प्रक्रिया किसमें होती है, लीवर में। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, लीवर में इकट्ठा रहता है। कहा, लीवर में। अब ध्यान देना दोस्तों, यहां पे ध्यान देना दोस्तों, बिल्कुल ध्यान देना दोस्तों, बिल्कुल। मैंने आपको बोला था कि जब भी कहूं कि ध्यान देना तो बिल्कुल अलर्ट होना, चारों कान खड़े कर देना। कितने कान, अब कहोगे दो ही कान होते हैं, दो कान खड़े करना है और दो हाथ खड़े करने हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुआ, यही अमीनो एसिड क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। और अमोनिया में जब कन्वर्ट हो जाता है तो ये लीवर में स्टोर हो जाता है। अब लीवर में क्या होता है दोस्तों, लीवर में क्या प्रक्रिया होती है, ये पूरा हम बना देते हैं ताकि ये प्रक्रिया इसी के अंदर होने वाली है। ये लीवर के अंदर ही ये प्रक्रिया होने वाली है। होता क्या है कि इसमें अमोनिया NH3 यानी अमोनिया और प्लस CO2 किसके प्रेजेंस में, यूरिएज एंजाइम। यूरिएज एंजाइम यानी अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में, प्रेजेंस में NH2CONH2 यानी यूरिया, इसी को कहते हैं यूरिया। ये यूरिया का फॉर्मूला है दोस्तों, NH2CONH2। यानी लीवर के अंदर NH3 जो अमोनिया होता है, यह एक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है और हमारे शरीर में ये बहुत ही जहर की तरह काम करेगा। इसको निकालना जाहिर सी बात है बहुत जरूरी हो गया। अब ये ब्लड में घुलेगा नहीं, जब ब्लड में घुलेगा नहीं तो लीवर क्या करता है, एक साइकिल चलाता है। इस साइकिल को कहते हैं यूरिया
साइकिल, यूरिया साइकिल। इस यूरिया साइकिल में क्या करता है लीवर दोस्तों, लीवर, अरे लीवर को सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है, बहुत काम करता है अकेले। वो अलग बात है कि वैल्यू दिल ले जाता है, लेकिन लीवर काम बहुत करता है। तो इसी वजह से तो सैल्यूट करा है मैंने। तो लीवर क्या होता है दोस्तों कि यह एक साइकिल चलाता है, यूरिया साइकिल जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस अमोनिया जो कि बहुत ही जहरीला होता है हमारे शरीर के लिए, ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स कर देता है। किसके उपस्थिति में, यूरिएज एंजाइम के उपस्थिति में। अब ये यूरिएज, अब एंजाइम होता क्या है वो तो मैं बाद में जानूंगा, बस आप ये जान लीजिए कि ये जो एंजाइम होता है एक प्रकार से उत्प्रेरक का काम करता है। अब उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो रिएक्शन के दर को बढ़ाते हैं और रिएक्शन के दर को घटाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। वैसे ही एंजाइम क्या करता है, रिएक्शन में जो एंजाइम होता है वो रिएक्शन के दर को बढ़ा देता है और घटा देता है। वैसे ही अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, यूरिया में, यूरिया। तो इस वजह से यूरिया साइकिल में लीवर के अंदर एक साइकिल होता है जिसका नाम है यूरिया साइकिल, जिसमें क्या होता है, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स होकर के यूरिया का निर्माण कर देता है। अब यूरिया का निर्माण हो चुका है, अब जाहिर सी बात है जब यूरिया का निर्माण हो चुका है तो इसमें किसमें घुलनशील हो जाएगा, ब्लड में। अब ये यूरिया क्या है, ब्लड में घुलनशील है, तो इसको किसमें भेज दिया गया, ब्लड में। किसमें भेज दिया गया, ब्लड में, यानी रक्त में। यहां तक क्लियर है। यानी प्रोटीन का निर्माण हुआ, प्रोटीन का डाइजेशन होने के बाद अमीनो एसिड बना, अमीनो एसिड अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, और अमोनिया जब लीवर में रहता है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाता है, यूरिया। और ये पूरा साइकिल जो चलती है, इस साइकिल को कहते हैं यूरिया साइकिल। यहां तक क्लियर हुआ। हालांकि अमोनिया ब्लड में डायरेक्ट नहीं जा सकता था, इस वजह से लीवर क्या करा, इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। अब ये ब्लड में आराम से आ सकता है। अब ब्लड में यहां तक आ गया। ब्लड में आने के बाद ये आगे फर्दर क्या होगा, ये चीज जाएगी किडनी के पास, किडनी। अब ये किडनी क्या करेगा, ये किडनी क्या करेगा दोस्तों, इसमें जो यूरिया है उसको बाहर निकाल देगा, और इसके अंदर H2O भी रहता है, और प्लस यूरिया को निकालने के बाद ये किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिन, यानी पेशाब में कन्वर्ट करके बाहर निकाल देता है। तो यहां तक आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा, यहां तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब दोस्तों आपने जान लिया कि यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होता है और किडनी कैसे फंक्शन करने वाली है। दोस्तों किडनी के बारे में जानने से पहले हमें ये जान लेना है कि जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट के आधार पे जो जीवों का वर्गीकरण करा गया है। कुछ जीवों में अमोनिया ही नाइट्रोजनस वेस्ट की तरह काम करता है, कुछ जीवों में यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट की तरह काम करता है, कुछ जीवों में यूरिक एसिड नाइट्रोजनस वेस्ट की तरह काम करता है, और कुछ जीवों में गुआनिन नाइट्रोजनस वेस्ट की तरह काम करता है। तो इस बेसिस पे हम जीवों का वर्गीकरण या जीवों को अलग अलग भागों में बांट दिया है। यानी नाइट्रोजनस वेस्ट के आधार पर जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है अमोनोटोलिक, पहला है अमोनोटोलिक। अमोनोटोलिक इसमें क्या हो दोस्तों, इसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो क्या होता है, NH3 यानी अमोनिया होता है, अमोनिया होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, अमोनिया। यानी जितने भी अमोनोटोलिक जीव होंगे उनमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे। तो वो जीव कौन कौन से हैं, पहला है मेढक। मेढक आपने देखा होगा, बरसाती मेढक या फिर नॉर्मली जो सूखे स्थान पे पाए जाते हैं। हालांकि ये जो मेढक है वो एम्फेबियंस है,
एम्फेबियंस कहने का मतलब उभयचर, यानी जो पानी में भी रह सकता है और कहाँ रह सकता है, जमीन पे भी रह सकता है। तो ये मेढक जो होते हैं, इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो कौन सा होता है, अमोनिया। इस वजह से मेढक एक अमोनोटोलिक भी कह सकते हैं। दूसरा है मछली। जितनी भी मछलियां होती हैं वो कौन सा टॉलिक होती हैं, अमोनोटोलिक, यानी ये क्या उत्सर्जित करती हैं, अमोनिया उत्सर्जित करती हैं। यहां तक क्लियर है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक में क्या होते हैं, वो सारे जीव जो यूरिया का निर्माण करते हैं एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में, वो क्या कहलाते हैं, यूरियोटोलिक। यानी जो किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिया। अब यूरिया का फॉर्मूला क्या होगा, NH2CONH2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। और इसमें कौन उत्सर्जन करता है यूरिया का, इसमें आ जाएगा सभी प्रकार के स्तनधारी, यानी मैमल्स जितने भी होते हैं वो किस में आ जाएंगे, यूरियोटोलिक में। यानी ये क्या करेंगे, यूरिया का उत्सर्जन करेंगे एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में। यहां तक क्लियर है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक में क्या होता है दोस्तों, यूरिकोटेलिक में यूरिक एसिड का निर्माण होता है एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में। यदि फॉर्मूला की बात करें कि यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला भी यहां पे लिख देता हूं, C5H4N4O3। दोस्तों ये है फॉर्मूला यूरिक एसिड का। हालांकि इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम इस समय पढ़ रहे हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम, यानी उत्सर्जन तंत्र जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। तो हम ज्यादा फोकस किस पे करेंगे, यूरिया पे करेंगे। हालांकि आप जानकारी के लिए जान लीजिए, कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो C5H4N4O3 होता है। यहां तक क्लियर है। अब बात करें कि ये यूरिक एसिड किन जीवों में बनता है। जितने भी बर्ड्स होते हैं और रेंग कर चलने वाले जीव, रेप्टाइल्स जितने भी होते हैं, बर्ड्स और रेप्टाइल्स किसके अंदर आते हैं, यूरिकोटेलिक के अंदर आते हैं। ये क्या उत्सर्जित करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में, यूरिक एसिड उत्सर्जित करते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, जिसका नाम है अगला पॉइंट क्या है, ग्यूनोटेलिक। ग्यूनोटेलिक में क्या होता है, ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है इसके अंदर वो क्या निकलता है, गुआनिन निकलता है। क्या निकलता है, गुआनिन। और ये गुआनिन किसके किसके में से निकलता है, पहला तो जिस मकड़ी के अंदर से, मकड़ी, और दूसरा किसका, बिच्छू। यानी मकड़ी और बिच्छू के अंदर से ये जो एक नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है जिसका नाम है गुआनिन। तो इस वजह से ये जो मकड़ी और मच्छर होते हैं, मकड़ी और बिच्छू होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, गुआनोटेलिक के अंदर आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।